नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.0 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय काशी दौरे पर हैं और जहां बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वागत किया और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौके पर मौजूद थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से बरेका के लिए रवाना हुए। बरेका में पीएम मोदी महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और इस सम्मेलन की कमान महिलाएं ही संभाल रही हैं और यहां तक कि सुरक्षा व्यवस्था में भी महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और इस सम्मेलन में करीब 50,000 महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन में महिला सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और समान अवसर जैसे मुद्दों पर संवाद होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे के दौरान जनता को 6,322 करोड़ की 163 योजनाओं की भी सौगात देंगे। काशी दौरे से पहले पीएम मोदी आज सिक्किम के दौरे पर रहे और इस दौरान सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया और राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का सौगात दिया। और इस मौके पर पीएम मोदी ने सिक्किम के लोगों को स्वर्ण जयंती की बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन सिक्किम के लिए ऐतिहासिक है। 50 वर्षों की इस महत्वपूर्ण यात्रा पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सिक्किम के रंग ही निराले हैं और इसे पूर्व का स्वर्ग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सिक्किम का सौंदर्य और यहाँ की शांति का अनुभव करना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर किसी पर्यटक ने सिक्किम के ऑर्किडेरियम को नहीं देखा तो मानो उसने बहुत कुछ देखा ही नहीं और भरोसा जताया कि इस बार राज्य पर्यटन के सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगा। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहां की शांति, यहां का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है। और मुझे विश्वास है कि इस बार टूरिस्ट सिक्किम के टूरिज्म के सारे आंकड़े इस बार पार कर देंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार रूप दिया है। यहां के लोगों ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि यहां की सादगी, मुस्कान, आत्मीयता उन्हें सुकून देती है। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात की और अलग अलग विषयों पर बातचीत की है और जिससे नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। और अभी भी जो उन्होंने बैठने की रचना की है, मुझे ऊपर से दिखता है पूरा हिंदुस्तान है। और जो जिस प्रदेश का है वैसे ही परिवेश है। उधर गुजरात तो गुजराती कपड़ों में लोग बैठे हैं। वाकई आपने दिल जीत लिया। ये मोदी का दिल पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है आज। यही तो भारत भक्ति होती है, यही तो देशभक्ति होती है।
नई पीढ़ी में इसी से देशभक्ति के भाव जगते हैं। पीएम मोदी ने सिक्किम में स्वच्छता के स्तर की भी जमकर सराहना की और लोगों को सलाम किया और कहा कि यहाँ की साफ सफाई पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। पीएम मोदी ने राज्य की सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि वो ईमानदारी से काम करते हुए विकास को गति दे रहे हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को भारत की अष्टलक्ष्मी बताया और कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह राजधानी गंगटोक में स्थानीय बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला और जिससे जुड़ी कई तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान में अब सिर्फ 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में चुनाव आयोग हिंसा मुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय है। पहले चरण में पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदाताओं को डराने धमकाने की घटनाओं की शिकायतें भी आई थी, जिसके बाद आयोग ने इस बार निगरानी व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। अब न सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर बल्कि पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाली सड़कों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। चुनाव आयोग के मुताबिक पोलिंग स्टेशन तक जाने वाले रास्तों पर कैमरों की संख्या उस क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर तय की जाएगी और इसके साथ ही पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में गैर मतदाताओं के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। जो मतदाता वोट डाल चुके हैं उन्हें उस क्षेत्र में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो अपने अपने घर जाएं और यहां तक कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए भी खाना या पानी लेकर आने जाने वालों को भी जिला चुनाव अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। उनकी जांच की जाएगी। और इन सब के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भाग लेने की अपील की है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार पहले चरण के मुकाबले निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम अधिक किए गए हैं, मजबूत किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी न हो, उसको रोका जा सके, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित किया जा सके। राजनीतिक नजरिए से अगर बंगाल के चुनाव को देखा जाए तो ये चरण बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोलकाता समेत उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, नदिया, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व और पश्चिम बर्धमान जैसे जिले हैं। ये वही क्षेत्र है जहां 2021 के चुनाव में टीएमसी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था और ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी का रास्ता यहीं से मजबूत हुआ था। आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में इन इलाकों में बीजेपी की सीमित सफलता मिली थी, जबकि टीएमसी ने बहुत भारी बढ़त बनाई थी। खासकर हम कोलकाता और 24 परगना क्षेत्र में बात करें तो बीजेपी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और जिससे यह साफ होता है कि इस इलाके में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कितनी मजबूत है। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि बंगाल में बदलाव की बयार है और जनता ने टीएमसी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। ऐसे में दूसरे चरण का जो मतदान है सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है बल्कि राजनीतिक पकड़ और जन विश्वास की असली परीक्षा है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि क्या टीएमसी अपने मजबूत आधार को एक बार फिर से जीत पाएगी या फिर बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। और सूरत से खबर आ रही है जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सभी 15 नगर निगम बीजेपी ने जीत लिए हैं और सूरत में बीजेपी ने 115 सीट जीती है। सूरत में आम आदमी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई है। सूरत नगर निगम में कांग्रेस को 1 सीट मिली है। अहमदाबाद की बात करें तो बीजेपी ने 158 सीट जीती है। तो गुजरात में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जोरदार जीत हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और सभी 15 निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी जीती है। बम्पर जीत सामने आई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए गए और इस बार बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। सभी 15 जो निकाय चुनाव है उसमें बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। अहमदाबाद की बात कर ले तो बीजेपी ने 158 सीट जीती। सूरत नगर निगम में भी बम्पर जीत हुई है। सूरत में 115 सीट जीती। सूरत में आम आदमी पार्टी जो पिछली बार बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन था वो घटकर सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। सूरत नगर निगम में कांग्रेस का खाता खुला यानी 1 सीट वो जीत पाई है। तो ये बम्पर जीत। तो जो सभी निकाय चुनाव हैं उसमें बीजेपी को जबरदस्त सफलता हाथ लगी और वहां पे जश्न का माहौल है। गुजरात बीजेपी जश्न में डूब गई है क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की है निकाय चुनाव में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का कड़ा और स्पष्ट रुख दुनिया के सामने रखा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा खंडित वैश्विक माहौल में एससीओ की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि एससीओ क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं और साझा सांस्कृतिक विरासत का केंद्र रहा है, जो ऐतिहासिक व्यापार मार्गों, सांस्कृतिक जुड़ाव से समृद्ध है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान ने भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के अड्डे अब किसी भी हालात में सजा से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म या देश नहीं होता और ये एक वैश्विक खतरे के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि इस मामले में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एससीओ को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का मजबूत संरक्षक बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के बिना किसी अपवाद के निपटकर ही क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती देने के अवसर में बदला जा सकता है। उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि स्पष्ट सोच, एकजुट उद्देश्य के साथ काम करें ताकि शांति समृद्धि के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। राजनाथ सिंह ने वैश्विक हालात पर भी चिंता जताते हुए कहा कि आज दुनिया में एक तरफा वाद चल रहा है, संघर्ष में तेजी हो रही है और जिससे वैश्विक सहमति कमजोर हो रही है, मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में लगातार युद्धों और संघर्षों से भारी जान मान का नुकसान हुआ है और ये समय रक्षा सुरक्षा तंत्र के आत्ममंथन का है। उनके अनुसार आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुए संघर्षों ने जान माल का भारी नुकसान भी किया है और यह सिलसिला चिंताजनक रूप से जारी है। डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े होने के नाते यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है ताकि हम इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा सकें। एक्सेलेंसी, इसी समय हम एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म के रूप में एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज के उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में एससीओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस संगठन ने हमेशा आतंकवादी विचारधाराओं और गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को अपना आधार बनाया है। राजनाथ सिंह ने एससीओ के रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की भी भूमिका को अहम बताया और कहा कि खतरों से निपटने के लिए संयुक्त मोर्चा बेहद जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि ये नई विश्व व्यवस्था बनाने का सवाल नहीं है, बल्कि अधिक व्यवस्थित दुनिया बनाने का एक प्रयास है और जिसके लिए संवाद और कूटनीति सही रास्ता है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित दुनिया होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए और दुनिया में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित यही कर सकता है। कभी कालाहांडी की गरीबी। उत्तराखंड विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और जिसमें सियासी माहौल काफी गर्मा गया। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों की मंशा पर सवाल उठाए। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के छिप के कौन बोल रहा है भाई? अखिलेश यादव सहित तृणमूल के
अभिषेक बनर्जी, डीएमके के स्टालिन आदि के पार्टियों के नेता वहां किस प्रकार से खुश हो रहे थे, संपूर्ण देश ने देखा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिल सकता था, जबकि केंद्र सरकार विपक्ष को इसका श्रेय देने के लिए तैयार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर देश की आधी आबादी के साथ धोखा किया गया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेते ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम किया। महोदय, असल में कांग्रेस ने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि अगर तुमको आरक्षण मिल जाता तो उसका श्रेय भी मोदी सरकार को चला जाता या मोदी जी को मिल जाता। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जब पहले दिन वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि इसका श्रेय मैं आप सबको दे दूंगा, प्रतिपक्ष के लोगों को दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अखबार में भी विज्ञापन दे दूंगा। पर अब देखिए किस प्रकार की राजनीति हुई। देश की आधी आबादी के साथ धोखा हुआ, उनके अधिकारों को मिलने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि मातृ शक्ति वंदना योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ शौचालय के निर्माण से महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिली है। लखपति दीदी योजना के जरिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। इसके साथ ही महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। और हंगामे के बीच सीएम धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी गरीब बेटियों और महिलाओं के हित में गंभीरता से सोचा तक नहीं, काम भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई। राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार की यात्रा शानदार है और कुछ लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है और इसी कड़ी में महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष के रवैयों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की महिला विधायकों ने विरोध मार्च निकाला और इस विरोध मार्च का नेतृत्व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस दौरान बीजेपी महिला विधायकों ने विपक्ष पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए और इसे महिला के साथ अन्याय बताया। मार्च के दौरान बीजेपी विधायकों ने विपक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि 17 अप्रैल 2026 का दिन देश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब देश की महिलाओं को राजनीति में न्याय देने का मौका था, तब विपक्ष ने छोटे छोटे मुद्दों को लेकर इस महत्वपूर्ण बिल को पारित नहीं होने दिया। बीजेपी ने कहा कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और इसी के साथ